नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं स्कोडा कुशाक के बारे में। स्कोडा ने फाइनली इंडिया के हिसाब से एक गाड़ी डेवलप करके हमें पेश की है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के हिसाब से जब भी कोई मैन्युफैक्चरर गाड़ी डेवलप करता है तो क्वालिटी में कई जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ छोड़ देते हैं। इस गाड़ी के साथ में हम ये देखेंगे कि स्कोडा ने क्या किया है। मैं समझता हूँ कि आजकल जब मैन्युफैक्चरर इंडिया के हिसाब से डेवलप करने वाली बात करते हैं तो फीचर्स पे भी खासा फोकस करते हैं। तो हम पहले एक्सटीरियर फिर इंटीरियर, फीचर्स, गाड़ी का स्पेस, गाड़ी में चलाने में कैसी है, बिकॉज स्कोडा इज ऑल्सो नॉट जस्ट अबाउट क्वालिटी बट ऑल्सो अबाउट ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो क्या कैसा चीज़ें जो है वो लग रही है उन सब की इन डिटेल बात करते हैं। 1 लीटर ऑटोमेटिक ये इंजन है, 1.5 इसी में चलाएंगे। और क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि शहरी बायर जो है ज़्यादा खरीदता है स्कोडा की गाड़ियाँ, और वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो ज़्यादा लॉजिकल बनता जा रहा है। तो प्राइजेस भी हमारे पास में है, तो हर एक चीज़ जो है चला के फिर एंड में थोड़ा सा कंक्लूजन देते हैं। चलिए ओके, तो सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल चाबी में हमारे पास में 3 बटन जो है आप देख पा रहे हैं, लॉक, अनलॉक और बूट जो है उसको अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे स्विच है आपके पास में। ये चाबी कुछ इस तरीके से फ्लिप होकर खुल जाती है। 2 शिकायतें मुझे चाबी से, पहली कि ये रेगुलर स्कोडा की जो भी गाड़ियाँ आ रही थी वैसे दिखती है, थोड़ा सा कुछ अलग जो है इसमें किया जा सकता था। और दूसरी शिकायत क्योंकि इंडियंस ने कभी भी उस फीचर्स को इतनी तवज्जो दी नहीं, लेकिन जो भी जानते थे वो बहुत यूज़ करते थे, वो ये कि जब आप अनलॉक बटन दबा के रखते हो तो विंडोज़ रोल डाउन नहीं होते हैं। इंस्टेड आपके ओवरव्यू अनफोल्ड हो जाते हैं, जैसे कि बाकी कोरियन कार्स के हमने देखे हैं। बट विंडोज़ रोल अप रोल डाउन जो है वो लॉक अनलॉक से नहीं होती है। वो फीचर हमारे पास यहाँ नहीं दिया गया है। फ्रंट में चलते हैं, क्या चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। वेल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके पास में प्रोजेक्टर बेस्ड लाइट है, LED लाइट्स है। अच्छा थ्रो होना चाहिए। रात में मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा। इधर आपके पास में जो इंडिकेटर है वो है। यहाँ नीचे आपके पास में हाई बीम है। अब हाई बीम जो है वो कॉर्नरिंग लाइट भी आपके लिए बन जाता है जब आप मतलब कॉर्नर करते हैं, तो कॉर्नरिंग लाइट वाला फंक्शन जो है वो इसमें दिया गया है। इधर आपके पास में थोड़ा सा ये फेक ग्रिल जो है कुछ बताती है कि यहाँ पे कुछ एयर डैम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके पास में थोड़ी सी उभरी हुई सी ग्रिल है, बीच में स्कोडा का लोगो है और काफ़ी नीट डिज़ाइन है, कोई भी शिकायत नहीं है। फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। हालांकि जब हम अंदर चलेंगे और बात करेंगे गाड़ी के तरीके से क्या विजिबिलिटी वगैरह, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ज़्यादा ज़रूरत भी फ्रंट पार्किंग सेंसर की नज़र नहीं आएगी आपको। स्कोडा यहाँ पे लिखा हुआ है और सेम बैजिंग जो है आपको दूसरी तरफ भी दी गई है गाड़ी में। और इसके अलावा ऐसी कोई ऑटोमेटिक या ऐसी कोई बैजिंग जो है वो नहीं दी गई है, विच इज़ गुड बैड वो आप ही डिसाइड कर लीजिए। लाइट में यहाँ पे स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग लिखा हुआ है, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं, बट ये यहाँ पे दिया हुआ है। साइड में आते हैं फिर से, एलॉयज़ जो है वो आपको ऑप्शन मिलता है, मतलब ऑप्शन क्या आता है साथ में। टॉप एंड ट्रिम में 17 इंचेस के, बीच वाले में 16 इंचेस के, फिर उससे नीचे वाले में 16 इंचेस के स्टील बेस्ड। तो एलॉयज़ आपको जो है मिड और टॉप वेरिएंट में मिल जाते हैं। ये एलॉयज़ देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। 205, 55, 8, 17 ये टायर का साइज़ लग रखा है, गुडियर का टायर लग रखा है अभी। यहाँ पे आपके पास में LED टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं और ये ऑटो फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं लॉक अनलॉक पे। ये आपके पास में रिक्वेस्ट सेंसर दूसरी तरफ भी दिया गया, विच इज़ अ गुड थिंग। कुछ ऐसी सी चीज़ें हैं साइड में। रियर में आप देखें तो मुझे डिसेंट लगती है गाड़ी, हालांकि रेड में थोड़ा सा उतना क्लियर आपको कैमरा में नहीं दिख पा रहा होगा, बट कुछ और कलर्स भी है गाड़ी के जो कि काफ़ी सुंदर एक्चुअली दिखते हैं। रियर में टेल लाइट है जिसमें अगेन थोड़ा अंदर जो है आप देख पा रहे हैं अलग सी डिज़ाइन दी गई है। और इधर आपके पास में हेलोजन बेस्ड मतलब इंडिकेटर और रिवर्स लाइट जो है वो है। ये एक रिफ्लेक्टर है और कुशाक यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कोडा बैजिंग है। नीचे की तरफ कैमरा है और 3 पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। 4 नहीं दिए गए, 3 दिए गए, बट मोस्टली एरिया वो कवर कर रहे हैं। अगेन फ्रंट की तरह रियर में भी जो है थोड़ा सा आपको फेक एडम दिए गए। इससे पहले कि ये राजा का स्वागत कर दे, विल हैव टू रन, टिपिकल इंडियन थिंग्स। अब यहाँ आते हैं हम, गाड़ी अनलॉक में एक्चुअली कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ओके, अनलॉक मैंने गाड़ी को कर दिया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि फ्यूल आप यहाँ से भरेंगे। और 95 ऑक्टेन जो है वो रिकमेंडेड है, मिनिमम 91 जो इंडिया में मिलता है वो डालोगे तो चल जाएगा, ऐसा कहा गया है। और कोशिश आप कर सकते हैं 95 डलवाने की, बट इंडिया में काफ़ी महंगा है। पीछे की तरफ जो है ग्लास जो है उसमें ऑब्वियसली आपको मिलता है डीफॉगर भी। हालांकि क्वालिटी के मामले में जब बात करेंगे तो स्कोडा लेवल की क्वालिटी जो है वो आपको कई जगह देखने को नहीं मिलेगी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और ऊपर शार्क फिन एंटीना है, आपको सनरूफ दी गई है। क्वालिटी की जगह आपको सनरूफ चाहिए थी, वो आपको दे दी गई है। आप चलते हैं अंदर की तरफ। ओके, तो गाड़ी स्टार्ट कर ली है, सीट जो है वो अपने हिसाब से सबसे पीछे सेट कर ली है। अब बात करते हैं कहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहली चीज़, ये ब्लिप पीप पीप क्यों कर रहा है? अटेंशन द इंजन इज रनिंग। ऑब्वियसली इंजन इज रनिंग, मैंने किया है स्टार्ट मेरे भाई। ओके, दरवाज़ा खुला है इसलिए बोल रहा है ये।
ओके तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्वालिटी कहाँ पे क्या है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। ऊपर की ओर यहाँ पे थोड़ा हार्ड मटेरियल दिया गया, बट टेक्सचर जो है वो अच्छा फील होता है। हार्ड मटेरियल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और नीचे इधर थोड़ा सा लेदर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भी पूरा हार्ड मटेरियल जो है वही हर जगह यूज़ किया गया है। प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट कुछ कुछ जगह जिस तरीके से प्लास्टिक सेट हुआ है, फिट फिनिश जो है वो आपको अब रियलाइज़ होने लगेगा धीरे धीरे। आपको शायद मेरे मुँह से सुनना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट इट इज़ अ फैक्ट कि कोरियंस ने कुछ जगह प्लास्टिक इंजीनियरिंग में कमाल ही मचा दिया है। जिस तरीके से वो प्लास्टिक ओवरऑल सेट होता है उनका, तो अभी भी इस कैबिन में भी मैं कई जगह आपको दिखाऊंगा जहाँ पे थोड़ी बहुत आपको चीज़ें जो है ऊपर नीचे लग जाएगी। बेसिकली पूरा जो स्कॉडा की लेट्स से हमने सीबीयू देखी थी, स्कॉडा कारॉक देखी थी, उस लेवल की जो है, या फॉक्सवैगन की जो हमने देखी थी टी-रॉक वगैरह, उस लेवल की कुछ जगह पे वो फील नहीं होती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, वेल यहाँ पे आपके पास में ओआरवीएम के कंट्रोल है, इधर आपके पास में पावर विंडोज़ के कंट्रोल है, वन टच अप डाउन ड्राइवर को मिलता है, ये आपके पास में चाइल्ड लॉक जो है वो है, और इतनी ही चीज़ें इस तरफ। यहाँ पे आपके पास में लिवर है, जो आप खोलते हैं तो आप दरवाज़ा खोल पाएंगे, और नीचे की तरफ यहाँ पे आपके पास में बॉटल होल्डर है, बड़ा बॉटल आ सकता है, थोड़ा और स्पेस है, थोड़ा और अंदर ज़्यादा स्पेस है। और आप ये देख पा रहे हैं, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं देख पा रहे हैं, बट ये आप जो देख पा रहे हैं, ये इसमें आप अगर कोई भी कागज़ वगैरह होल्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर सम रीज़न दरवाज़ा खोलते ही ये पी पी बीप बीप करने लग जाती है, जिसकी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती, बट फिर भी मतलब हो रही है। नीचे कुशाक जो है उसकी ब्रांडिंग है। बंद मैं कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे आपके पास में ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, इसमें जब आप हाथ डालते हैं तो ये रियलाइज़ कि थोड़ा सा शार्प एज यहाँ पे दी गई है, इसको थोड़ा सा बेटर कर सकते थे। बट एक और चीज़ ये करता है, अगर आप AC सीधा मुँह पर नहीं रखना चाहते हैं और आप इस तरफ सबसे डाल देते हैं, तो हल्की सी हवा डिफ्लेक्ट होकर आपके ऊपर मुँह में आती है, जो कि चुभती नहीं है ठंडी हवा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इंटेंशनली किया गया नहीं किया गया आई डोंट नो, बट ये एक सेरेंडिपिटी हो तो भी काम जो है यहाँ पे चल सकता है। इधर आपके पास में AC वेंट्स है, और थोड़ा सा ये जो फिनिश ओवरऑल टेक्सचर है ये हर जगह देने की कोशिश की थ्रू आउट द कैबिन। नीचे की तरफ आपके पास में हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल है, आप ये देख पा रहे हैं ऑटो, और अगर आप पुल करते हैं इसको, विच इज़ नॉट हैपनिंग, ओके ये हो रहा है, ये पुल करते हैं तो आप जो है फॉग लाइट जला सकते हैं, और बाकी हेडलाइट वगैरह जो है वो आपकी जल जाएगी। ऑटो पे रखिए, सारा काम हो जाएगा। इधर आपके पास में लाइट जो है उसका, हेडलाइट की लेवलिंग जो है उसका स्विच है। इधर आपके पास में स्विच है वाइपर से जुड़ा हुआ। ये चीज़ मेड इन इंडिया कार आप बना रहे हो, अपने स्कॉडा ने कई जगह बोला है कि हमने इंडिया के हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए, ये चेंज कैसे वो करना भूल सकते हैं। इट कुड हैव सिंपली कम एज एन इंडिकेटर स्विच, यहाँ पे इंडिकेटर और क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे आ सकता था, और इस तरफ आ सकता था वाइपर स्विच, बट अब यहाँ पे इंडिकेटर और क्रूज़ कंट्रोल जो है उसके लेवर जो है वो दिया गया है। पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं, ऑटोमेटिक है क्योंकि ये वर्जन, तो उसमें पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिलते हैं, और लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, अच्छी ग्रिप जो है स्टीयरिंग से आती है। हालांकि 2 स्पोक है, दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ऑनेस्टली कैबिन में बैठने के बाद आप शायद उसको उतना ज़्यादा नोटिस भी नहीं करेंगे, और आप सिंपली जो है अपना ड्राइव करते रहेंगे। हॉर्न पैड जो है बीच में दबाने में ईजी है, रीच में भी ठीक है, इतना ज़्यादा ईजी तो नहीं है रीच में, बट इट्स ओके। यहाँ पे आपके पास में जो स्विचेस है उनसे क्या क्या होता है, वेल ये पर्टिकुलर चीज़ है, इसमें कोई फंक्शन नहीं है। बेसिकली आप इसको दबाते हैं तो बताता है बटन विदाउट फंक्शन। और यहाँ पे आपके पास में जो स्क्रॉल वॉल वाली चीज़ है, तो इसमें जब आप आई थिंक बूट खुला है, इस वजह से वो बीप बीप बार बार कर रहा था, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रैवल टाइम बता रहा है आपको, डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है वो लास्ट रीसेट के बाद में बात है। स्पीड क्या रही है आपकी एवरेज, यहाँ पे करंट जो है डिजिटल स्पीडोमीटर वो दिखा रहा है। फ्यूल एफिशिएंसी क्या मिल रही है रियल टाइम, ये एफिशिएंसी आपकी लास्ट रीसेट के बाद क्या मिल रही है वो दिखा रहा है। रियल मत मानिएगा इस एफिशिएंसी को, गाड़ी काफ़ी देर से AC के साथ में खड़ी थी, तो रियल जो होगी मैं आपको बता दूंगा। रेंज क्या बची है और ये सब चीज़ें बताता है। नीचे की तरफ आपके पास में कंप्लीट ओडोमीटर दिखा रहा है। इधर आपके पास में ट्रिप जो है करंटली गियर किस पोजीशन पे वो दिखाता है, पार्क, रिवर्स ड्राइव, न्यूट्रल, स्पोर्ट, जो भी मोड आपने लगा रखा है। ऊपर टाइम दिखा रहा है। इधर आपके पास में टैकोमीटर है जो कि रीडिंग थोड़ा into 100 पड़ता है रादर देन into 1000 जिसकी हमें आदत पड़ चुकी है। यहाँ पे आपके पास में जो है इंजन कूलिंग टेम्परेचर है, इधर फ्यूल कितना है और ऑब्वियसली जो है स्पीडोमीटर आपको यहाँ दिखाता है। ये आपका रीसेट करने का ट्रिप्स, और ये जो पर्टिकुलर चीज़ आप देख पा रहे हैं इससे टाइम, सर्विस और ये सब चीज़ें जो है अगर आपको करनी हो तो बेसिकली वो एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। अभी हम एडजस्टमेंट नहीं करना है, सर्विस में आते हैं, हम एंट्री करते हैं। सर्विस में क्या दिखा रहा है, ऑयल चेंज जो है वो आपका 15,000 किलोमीटर का ड्यूरेशन है बेसिकली, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि 15,000 किलोमीटर बाद में आपको ये चीज़ सब चीज़ें करनी होती है। इधर आपके पास में कंट्रोल्स है जो कि बेसिकली कुछ MID से जुड़े हुए कंट्रोल होंगे, MID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से जुड़े हुए होंगे। और ये आप जो देख पा रहे हैं ये वॉइस कमांड जो है उसका फंक्शन है। अब यहाँ पे वॉइस कमांड तभी काम करेगा जब आपका एंड्रॉइड ऑटो ऐप पर कारप्ले कनेक्टेड होगा, तब अच्छी बात यह है कि वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वो कनेक्ट उसमें हो जाता है। ये चीज़ें हो गई। स्टीयरिंग जो है वो रेक और रीच के लिए एडजस्टमेंट उसका मिलता है आपको।
ये ऊपर नीचे डिसेंट साइज़, मतलब डिसेंट एडजस्टमेंट लेवल जो है वो भी है उसका। यहाँ पे आप कुछ रखना चाहें, प्रॉबेबली मोस्टली हम लोग कुछ मूर्ति या कुछ भी लगाते हैं, और एल्स कुछ भी आप रखना चाहें तो यहाँ पे अच्छा होल्ड होकर रहेगा, विच इज़ अ नाइस थिंग। और जिस तरीके का सरफेस दिया, आई डोंट थिंक सो चिपकने में कोई खासी परेशानी उसमें होने वाली है। इधर IRVM है ऊपर, इधर आपके पास में लाइट्स जो आप देख पा रहे हैं LED में है, ठीक ठाक उनका थ्रो है। दो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक सेकेंड, दो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सनरूफ अगर आप वाला वेरिएंट लेते हो तो ये सनग्लास होल्डर जो है वो नहीं मिलेगा आपको। दिख रहा है सनग्लास होल्डर जैसा, बट ये है नहीं, सनरूफ मिलेगी आपको। और सनरूफ की बात आ ही गई है तो भैया कुछ इस तरीके के सनरूफ है, डिसेंट साइज तक खुलती है, इससे ज़्यादा नहीं खुलती है, और इससे कृपया बाहर ना निकले। सनशेड जो है वो आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, वो इलेक्ट्रिकली साथ में नहीं आता है, तो आप मैनुअली जो है वो बंद कर सकते हैं। हल्की हल्की लाइट उसमें से फिर भी आती रहती है, विच इज़ नॉट एन इशू आई बिलीव। यहाँ पे आपके पास में सनवाइजर है, जिसमें कोई भी वैनिटी मिरर या लाइट जो है वो ड्राइवर को नहीं मिलती है, ना ही एक्सटेंड होता है, और इतनी सारी जगह छोड़ देता है, विच इज़ रियली ए नेगेटिव पॉइंट फॉर अ कार दैट कॉस्ट सो मच ऑफ मनी। बट इस तरफ जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे एक लाइट मिरर जो है वो जरूर मिल जाता है। लाइट आपको इसी से काम चलाना पड़ता है, इसका थ्रो थोड़ा इस तरफ ही जाता है, सीधा नीचे नहीं आता है, बट स्टिल आई थिंक आपको लाइट अगर एक डेडिकेटेड दी जाती तो ज़्यादा बेटर होता। यहाँ पे आपके पास में होल्ड करने के लिए ग्रैब रेल्स है, जो कि आपको एक्चुअली ये ग्रैब हैंडल जो है ड्राइवर को भी मिलता है, डिस्पाइट गाड़ी जो है उसमें आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। शायद ये पता नहीं 6 एयरबैग वाले में मिलता नहीं मिलता, बिकॉज मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ और इसमें 6 एयरबैग नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास में आ गई मेन चीज़, जो कि स्कोडा का कहना है कि अगेन हमने इंडिया के हिसाब से डिज़ाइन की है, वो ये पर्टिकुलर टच स्क्रीन। कोई भी बटन नहीं दिए गए, उनका कहना है कि हमने कस्टमर फीडबैक लिया और वी रियलाइज कि कस्टमर लाइक इट दैट वे कि जो है उसमें बटन्स वगैरह ना हो। बट आई डोंट नो कौन से वो कस्टमर है, बिकॉज मैं ये चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि इसमें बिल्कुल भी बटन नहीं दिए जाए। सारे चीज़ें आपको टच स्क्रीन जो है उससे कंट्रोल करने पड़ते हैं। होम बटन पे आप यहाँ पे आते हैं, ये होम बटन है, क्विक एक्सेस इधर, कनेक्ट इधर, ड्राइविंग डेटा जो आपको इधर दिखाता रहता है, व्हीकल स्टेटस क्या है वो इधर दिखाता रहता है। स्कोडा प्ले ऐप जिसमें ऑडियो बुक्स, Booking.com, गाना वगैरह जो ऐप है, शायद ये इनका नेविगेशन है, तो कोई इनबिल्ट नेविगेशन टाइप चीज़ नहीं है, बट ये ऐप है वही एक तरीके से इनबिल्ट नेविगेशन का काम करती है। ओवरऑल जिस तरीके का इनबिल्ट नेविगेशन डेटा दिखा रहा है, ठीक ठाक डेटा जो है वो दिखा पा रहा है, हालांकि इतना एक्सटेंसिवली मैं टेस्ट उसको नहीं कर पाया हूँ। और म्यूजिक में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में, FM है, USB है, फ़ोन है, रेडियो है, एप्पल कारप्ले वगैरह तो है ही है। ये दबाओगे तो ऑडियो ऑन ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में आओगे तो फिर से वो ऐप्स वाली चीज़ पे आप आ जाएंगे। वॉल्यूम आपको कम ज़्यादा करनी है तो ना सिर्फ आपके पास ये नॉब है, यहाँ पे भी एक नॉब होनी चाहिए बट वो नहीं है, आपको सिंपली ये वाला दबाओ और आप जो है इस तरीके से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें दी गई है वो ये है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन करने का स्विच है, और ये यहाँ क्यों दिया गया आई डोंट नो। इसको किसी बटन के साथ में प्रॉब्ली यहाँ दिया जाना चाहिए था, कोई ऐसी जगह जहाँ पे लेट्स अज्यूम कोई बच्चा बैठा है या कोई भी एडल्ट भी बैठा है और वो गलती से फ़ोन कनेक्ट करते करते इसको दबा दे तो ये आपका काम हो गया। दो यहाँ पे एक वार्निंग आ जाती है और वो दिखाता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, बट जस्ट इनकेस आप नोटिस ना करें तो सेटिंग्स का बटन यहाँ पे दिया गया है, क्विक सेटिंग्स जो है कुछ ये दी गई है, फिर सिस्टम सेटिंग्स प्रॉब्ली इन डिटेल यहाँ पे आपके पास में कार से रिलेटेड सेटिंग जो है ESC आपको ऑन ऑफ करना है, वो आपके लिए यहाँ पे एक कंट्रोल और है। मीडिया इधर आपके पास में सेटिंग्स है, ऐप्स की सेटिंग्स आपके पास में इधर है, नोटिफिकेशन की सेटिंग्स जो है आपके पास में इधर है। ओवरऑल टच रिस्पॉन्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फास्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लस कनेक्टेड कार फीचर जो है वो भी आपको मिलते हैं, उसमें भी कोई कोताही नहीं बरती कि ये कनेक्टेड कार जो है वो आया ऐप आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। इधर आपके पास में नीचे AC इवेंट्स है, इधर आप जो देख पा रहे हैं ये कुछ कंट्रोल्स है जो कि पैसेंजर वेंटिलेशन, सीट वेंटिलेशन के, ड्राइवर सीट वेंटिलेशन के, सीट वेंटिलेशन अच्छी तरीके से काम करता है। लॉक अनलॉक अगर आपको करना हो तो उसके लिए आपके यहाँ पे स्विच है। इनफैक्ट आपके पास में सिर्फ यही चीज़ है, बिकॉज आप अगर यहाँ देखो तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है ड्राइवर सीट इसलिए हो गई है, अदरवाइज जो है ये आप इधर खींचो, ये देखो ये ओके, ये एक्चुअली 2 बार में काम कर जाती है, विच इज़ वियर्ड। ये पहली बार में अनलॉक होती है और सेकेंड बार में काम कर रही है, ओके स्टिल ओके। मुझे MG की कुछ गाड़ियों की याद आ गई ये देख के। यहाँ पे आपके पास में मैंने शायद AC बंद कर दिया बिकॉज मेरे को अचानक से ओके तो यहाँ पे आपके पास में बचा हुआ जो हैजार्ड लैंप जो है वो चीज़ है, और कुछ और बटन्स जो है खाली है जिनमें डमी बटन्स आप कह सकते हो। यहाँ पे आपके पास में टच पैनल जो है वो है। अब टच पैनल जो है ये AC के लिए दिया गया है, विच इज़ समथिंग दैट आई डोंट रियली लाइक, बट क्या है कि इसमें ना थोड़ा सा
ये देख पा रहे हो आप, ढलान सी ऐसी यहाँ पे दी गई है, तो आप कंफ्यूज नहीं होते हो। अगर आप ड्राइव करते हो भी आपको मतलब इसको एडजस्ट करना हो तो मेरे ख्याल से वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, विच इज़ अगेन गुड थिंग। मतलब मेरे को उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा ये, जितना कुछ गाड़ी में डिस्ट्रैक्टिंग था। होंडा सिटी में खासतौर जो पहले आती थी उसमें डिस्ट्रैक्टिंग काफ़ी था। स्टिल आपको ध्यान तो इसमें देना पड़ेगा, बीच में देखना पड़ेगा कि आप कहाँ क्या दबा रहे हो। नीचे की तरफ आपको वायरलेस चार्जिंग स्पेस दिया गया है, जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ये जिस तरीके से फ़ोन जो इसमें रखा जाता है, जो वो एकदम ऐसे अंदर की तरफ जाता है और दिखा नहीं रहा है अभी, ओके अब रखा है सही से। बड़े फ़ोन जो हैं वो चार्ज होने में समस्या होगी, जो कि आप देख ही पा रहे हैं। ओके फ़ोन मेरा 100% चार्ज हो गया है तो बड़े फ़ोन चार्ज होने में थोड़ी समस्या होगी, लेकिन छोटे फ़ोन जैसे आप रखेंगे वहाँ पे चार्जिंग जो है उनकी शुरू हो जाएगी। आई डोंट नो वाई इसकी चार्जिंग अभी शुरू नहीं हो रही थी, बट ये चल रहा था अभी तक बिना कोई समस्या के। आई थिंक सो मैंने कुछ तो बंद किया है, अगर नहीं किया है तो फिर इसी की कोई प्रॉब्लम है। चार्जिंग सस्पेंडेड, प्लीज चेक एंड रिमूव एनी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वायरलेस चार्जिंग टू रिज्यूम चार्जिंग और पुट द स्मार्टफोन क्लोजर टू द सेंटर ऑफ दिस एरिया। अब मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सही रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आई डोंट नो ये फिर क्यों काम नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट इज गिविंग वार्निंग। प्रॉब्लम मैं कवर हटा के अगर मैं ट्राई करूँ तो लेट्स डू इट ऑन कैमरा इटसेल्फ कि क्या समस्या है भैया। ये लो, कवर हटा के किया मैंने एंड स्टिल नॉट चार्जिंग, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट जो भी है बाद में देखेंगे। ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि ऐसे थोड़ा सा आफ्टर मार्केट लगती है, और यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो थोड़ी सी प्लास्टिक की बात जो मैं आपको बता रहा था, कुछ कुछ जगह प्लास्टिक उतना अच्छा फील नहीं होता है, तो ये उतना अच्छा फील नहीं होता है। प्लस ये गियर नॉब है, और ये देख पा रहे हैं आप गियर नॉब का ये पार्ट, आई डोंट नो कितना क्लियर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, बट मतलब इट्स अबाउट द फील। तो आप ये देख पा रहे हैं ये मूवमेंट जो है इस तरीके के, ये थोड़े से प्लास्टिक की क्वालिटी पे सवाल उठाते हैं। तो ये कुछ फील यहाँ पे ओवरऑल उतनी बढ़िया प्लास्टिक की नहीं आती है। उसके अलावा ऐसा कोई आपको मतलब बहुत ही सस्ती क्वालिटी ऐसे कुछ चीज़ नहीं है, वो तो मैं नहीं कहूँगा। बाकी PR&D सिंपल सा काम करता है, इधर लगाओ प्लस माइनस जो है आपको करना है वो आप कर सकते हो। टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है, इसकी अभी ड्राइव करते हो। तो और बात करते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये की होल्डर आप इसको कह सकते हो। प्रॉब्ली जब हमें गाड़ी दी गई थी यहाँ पे चाबी पड़ी थी। यहाँ पे आपके पास में 2 छोटे छोटे 500 ml के बॉटल होल्डर है, नीचे रबराइज पैड है, तो आपके पास में वो भी समस्या नहीं है कि भाई बॉटल वॉटल या कुछ सिक्के वगैरह आप रख दें तो वो बजेंगे, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। इधर आपके पास में हैंड ब्रेक का लीवर है। ये थोड़ा सा स्पेस और है, जिसमें मैंने अभी रख रखा है एक छोटा सा पाउच जो है वो है, इतना सा स्पेस में यहाँ पे है। एक चीज़ मैं भूल गया, वो ये कि यहाँ पे USB देख पा रहे हैं आप, 2 USB Type-C स्लॉट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। गाड़ी में सिर्फ USB Type-C ही मिलते हैं, रेगुलर USB जो है आपने देखी वो नहीं मिलता है। डिसेंट डीप ग्लव बॉक्स है, और ये ग्लव बॉक्स जो है कूल्ड भी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये इससे जो है कूलिंग वाला सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं आप। ओवरऑल प्लास्टिक या जो भी चीज़ें बंद होना और उन सब की फील जो है वो अच्छी है। कहीं भी ऐसी इनकन्सिस्टेंट शर्ट लाइन्स या ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं है। दो ये मुझे टाटा की याद दिलाता है ये वाला पर्टिकुलर टेक्सचर, बट डेफिनेटली प्लास्टिक की शर्ट लाइन्स वगैरह के हिसाब से टाटा से कई गुना बेहतर जो है वो चीज़ यहाँ पे है। अगेन मैं आपको बता रहा था ये थ्रू आउट द कैबिन जो है ये टेक्सचर रन करता है। ये हो गया फ्रंट में, कुछ आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ छोड़ा है। बाकी अब पीछे चलते हैं और वहाँ बात करते हैं। उससे पहले सीट के बारे में बात करते हैं। सीट में जो है, एक मिनट मैं बूट प्रॉपर्ली बंद करके आता हूँ, अगर वो बंद नहीं है तो। यस, बूट एक्चुअली प्रॉपर्ली बंद नहीं है, तो प्रॉब्ली ये रीज़न रहा होगा इसकी आवाज़ होने का। ये मैंने बूट प्रॉपर्ली बंद किया और ये अभी भी आवाज़ कर रहा है, बीप 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 बीप। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में जो है सीट अप डाउन करने के लिए लेवर है। इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं मिलते हैं। नीचे डिसेंट स्पेस है, ड्राइव करते वक्त थोड़ी सी और उसकी बात कर लेंगे। ये सीट मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ और वो मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है। नाउ सी के रियर में स्पेस कितना है, जो कि दिख बहुत बढ़िया रहा है। एंड इन रियलिटी स्पेस काफ़ी बेहतर स्पेस, काफ़ी अच्छा स्पेस है मैन। नीचे ये सीट भी एक्चुअली काफ़ी ऊपर की तरफ ऐसे लग रही है, तो नीचे आप पाँव रखने में भी ऐसे कोई इशू नहीं होगा आपको। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, प्लस आपको ऊपर हेडरूम भी डिसेंट मिलता है। अगर आप 6 फुट के हो तो फिर ज़रूर आपको ऐसा लग सकता है कि हेडरूम थोड़ा सा और ज़्यादा होना, मतलब 6 फुट का भी मुझे नहीं लगता, 6 फुट से थोड़ा बड़ा होने पे आपको शायद लगेगा। अदरवाइज सब चीज़ें परफेक्ट है। दो सीट्स अच्छी है, कंफर्टेबल लग रही है, थोड़ा सा मतलब जिस तरीके से बकेट उनमें बनाई गई है, अगर आपकी बल्क ज़्यादा, आप चौड़े हैं तो उस हिसाब से आपको थोड़ी सी
हल्की फुल्की आपको ये फील देगी कि थोड़ा आपको ज़्यादा ही बांध रही है, बोल्स्टर सपोर्ट को ज़्यादा ही बांध रहा है। बट एक प्रॉब्लम जो सबको आने वाली है वो ये कि पीछे 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं। पीछे बीच में दिया गया है आपको हेडरेस्ट, और इनफैक्ट थर्ड पैसेंजर को सेफ्टी के लिए 3 पॉइंटर सीट बेल्ट भी दिया गया है। बट 3 लोग इसमें नहीं बैठ सकते हैं, 3 एडल्ट नहीं बैठ सकते हैं, बच्चा ही यहाँ पे बीच में बैठ सकता है। आपको 2 लोग जब बैठे हों जो कि कंफर्टेबली बैठेंगे, वहाँ पे बीच में आपके पास में बॉटल होल्डर और आर्मरेस्ट भी बन जाएंगे। आइसोफिक्स सीट बेल्ट जो है वो भी दिए गए हैं, और साथ ही में आप इधर देखिए तो मैगजीन होल्डर के साथ साथ एक मोबाइल होल्डर जो है वो भी दिया गया है, जो कि डिसेंटली डीप भी है। और यहाँ पे आपके पास में अगेन 2 USB टाइप सी, तो खरीद लीजिए आप USB टाइप सी। आजकल मोस्टली गाड़ियों में टाइप सी वाले कनेक्टर जो है वही आ रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास में AC वेंट जो है वो है, हालांकि AC वेंट का फ्लो या ऐसे कुछ चीज़ें कंट्रोल जो है वो आप यहाँ से कर नहीं पाते हो। एक ये मैं चीज़ बताना भूल गया था, लास्ट टाइम भी स्कोडा कुशाक की वीडियो में पीछे बैठ के मैंने बताया था कि ये पुश कर सकते हैं आप आगे आर्मरेस्ट, जो कि अभी भी मैं बताता हूँ पीछे बैठ के ही। इधर आपके पास में अगेन टच पावर विंडोज़ का जो कंट्रोल है, हर एक चीज़ जो है एज ए हार्ड प्लास्टिक, हल्का सा लेदर यहाँ पर दिया गया है। बट आई रियली लाइक स्पेस काफ़ी बढ़िया है गाड़ी में। ऊपर की तरफ आपके पास में लाइट्स है, अगेन LED है, जिनका मतलब अच्छी ब्राइटनेस है, और वो सीधा जाके आपके मतलब ऐसे फॉल होती है सीधा पैसेंजर एरिया में। तो मुझे यहाँ तक वो लाइट एक्चुअली अभी भी दिख रही है, जबकि दिन का टाइम है। तो ये चीज़ें हैं, मैं बंद कर देता हूँ इसको और आपको पीछे बूट में एक बार फिर से ले चलता हूँ। यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं है कुछ भी स्कोडा की, मतलब बेसिकली इन पे स्पीकर्स पे, बट डिसेंट क्वालिटी का स्पीकर सिस्टम है। सेगमेंट में कुछ गाड़ियों का थोड़ा और बेहतर स्पीकर सिस्टम आता है। सीट्स जो है वो आप फोल्ड भी कर सकते हैं 60-40 में, 60 इधर और 40 उधर। एक मैं फोल्ड करके नहीं, पहले मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। देखो बूट स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है जितना सेगमेंट में बाकी गाड़ियों का है, बट थोड़ा यूजेबल है क्योंकि स्क्वायर शेप में है बूट। हालांकि डीप भी है, ये भी बात जो है हम भूल नहीं सकते हैं, बट थोड़ा यूजेबल ज़्यादा है। और एक छोटी सी प्रॉब्लम बूट में ये कि यहाँ पे बीच में ना एक सेपरेट चीज़ क्रिएट हुई है। तो जब आपकी सीट्स जो हैं वो फोल्डेड हों, फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो ऐसे नीचे गिरी हो 60-40 स्पीड में, तो भी आपके पास में वो ऐसे कंप्लीट क्लियर फ्लोर जो है वो नहीं बनता। कुछ और चीज़ें, 3 kg का एक हुक जो है वो यहाँ पे दिया गया है, लाइट्स दी गई है, और 2 ये स्ट्रैप्स जो है, इधर एक स्ट्रैप इधर दिया गया है और एक इधर स्ट्रैप नहीं है, हुक इधर भी है, स्ट्रैप एक ही दिया गया है। बट ये स्ट्रैप है एक्चुअली दूसरा वाला, छोटा सा है, यहाँ पे स्ट्रैप दिया गया है। इसको हम उठाते हैं तो आपके पास में स्पेयर व्हील और सब वूफर जो है वो यहाँ पे लग रखा है इस स्पेयर व्हील के बीच में ही। स्पेयर व्हील जो है फुल साइज़ नहीं है, एलॉय है, सॉरी स्टील व्हील है, और साइज़ जो है वो है 205/55 R16। ओके, तो ये साइज़ जो है वो है, और इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है मतलब इस चीज़ की। तो बेसिकली अब इसको मुझे लगाने में भी थोड़ी मशक्क़त बाद में करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। ऊपर यहाँ पे आपको पुल करने के लिए दिया गया है, इसको पुल करके आप बेसिकली ऐसे बंद कर सकते हैं। चलिए एक्चुअली ड्राइव करते हैं अब और देखते हैं वो चीज़ जिसके लिए यूजुअली स्कोडास जो है वो जानी मानी जाती है, वो कैसी है ड्राइव। 2 चीज़ें जो मैं भूल गया हूँ बताना, वो ये कि एक तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो यहाँ मिलता है। दूसरी चीज़ ये टच स्क्रीन जो है इसमें एक वैले मोड में मिलता है, जिसको काफ़ी ज़्यादा स्कोडा ने पुश किया कि आप प्लीज़ उसको ट्राई करिए। हालांकि वैले किसको दें हम गाड़ी, अब तो हम खुद ही चलाने से जो है हमारी वो पूरी हो जाए इच्छा तो बात अलग है। वैले मोड में क्या होता है, बेसिकली आप ये ऑन करके अगर आप चले जाते हो तो उसके बाद में स्क्रीन पे जो है कुछ नहीं होता है, और वैले अगर जो भी करता है, दरवाज़ा खोला हो, स्पीड जो भी गई हो, वो वहाँ पर दिखाता रहता है। सिंपली आप 0000 डिफ़ॉल्ट है, और जैसे ही अब जैसे आप यहाँ पे मैं कुछ भी कर दूँ तो कुछ नहीं होगा स्क्रीन पे, मुझे पहले ये अनलॉक करना ही पड़ेगा। रीसेट ऑल सेटिंग, डिलीट ऑल सेटिंग, कुछ भी कर दो, ये देखो हो गया। आई डोंट नो, स्कोडा ने मुझे बोला था कुछ नहीं होगा, बट टेम्परेरी थोड़ी सी प्रोटोटाइप कह लो या कुछ भी कह लो, अभी ऐसा ही काम कर रहा है ये। तो ड्राइविंग सीट से बात करते हैं स्कोडा कुशाक की क्या सब चीज़ें कैसी है। पहली चीज़ जो है वो है विजिबिलिटी, उसकी बात करते हैं। विजिबिलिटी वाइज गाड़ी काफ़ी अच्छी है एक्चुअली। IRVM ले लो चाहे ORVM ले लो, ORVM थोड़े छोटे फील होते हैं और ऊंचे ज़्यादा फील होते हैं बजाय कि चौड़े जो कि होने चाहिए थे, बट स्टिल डिसेंट जो है चीज़ें वो दिखा देते हैं। बोनेट आपको दिखता रहता है, जो कि इंडियंस के लिए काफ़ी कमांडिंग पोजीशन वो मानते हैं, और वो चीज़ जो है वो यहाँ पर बिल्कुल पूरी की जाती है। ए पिलर जो है वो ज़्यादा थिक नहीं है, ज़्यादा कुछ हाइड नहीं करता है, अगेन ए गुड थिंग। हालांकि थोड़ा सा ये स्पेस अगर थोड़ा सा फ्री दिया जाता, हमें इसके थ्रू दिख पाता तो और बेहतर हो जाता पहाड़ों में, बट ऐसे रेगुलर डेज पे जो है आपको कहीं कोई शिकायत विजिबिलिटी वाइज नहीं होगी। गाड़ी में रियर कैमरा मिलता है, रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, तो अगेन वो भी चीज़ जो है, रियर कैमरा की क्वालिटी भी डिसेंट है। फिर बात आती है अर्गोनॉमिक्स की। तो अपार्ट फ्रॉम वन थिंग जो मैंने बताया कि इंडिकेटर और वाइपर वाला स्विच इधर उधर है,
एर्गोनॉमिक वाइज ऑनेस्टली कोई ऐसी खास समस्या दिख नहीं रही है। जो छोटे मोटे निटपिक्स है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, टच स्क्रीन वाले के टच स्क्रीन और ये यहाँ पे इसको ये देना, और ये एक एसी वाला है जो भी मैं अभी आपको बताता हूँ बीच में क्या क्या हुआ था। ये बेसिकली चल जाता था कहीं पे भी फ़ोन वोन से, तो वो उसके अलावा जो है मुझे नहीं लगता कहीं पे भी ऐसा कोई एर्गोनॉमिक वाइज मेजर इशू मुझे बड़ा देखने को मिल रहा है। आपकी आदत एक बार पड़ जाएगी और आपके घर में अगर फिर स्कोडा के अलावा और कोई गाड़ी नहीं है जो आप फ्रीक्वेंटली चेंज करो, तो शायद कभी भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर बात आती है कि आप मतलब नेक्स्ट चीज़ जो है वो कि गाड़ी की ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है। तो ड्राइविंग कंफर्ट इज़ गुड दो, अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा है और आपका बल्क थोड़ा ज़्यादा है, मतलब आप बेसिकली थोड़े चौड़े बड़े हो शरीर में, तो आपको ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पे पाँव वाँव रेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। डेड पेडल ठीक साइज़ का है बट अंदर से ऐसे दबा हुआ है, तो पाँव यहाँ पे रेस्ट करने वाला जो है वो थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा थोड़ा क्रैम्प्ड एरिया यहाँ से फील होगा। इसके अलावा ड्राइविंग जो कंफर्ट है उसमें कोई ऐसी शिकायत जो है वो आपको नहीं होगी। फिर बात आती है गाड़ी की इंजन और परफॉर्मेंस की। ओके, तो इंजन की बात करने से पहले मैं ये 1.5 वाली गाड़ी जो है 1.5 DSG वो लेने आ गया था ताकि इसका भी वीडियो आपको बता पाऊँ। और आज थोड़ा अलग बात करते हैं इंजन की, पहले रिवर्स में लेके चलते हैं। और कैसी लग रही है रिवर्स में? वेल बढ़िया लग रही है, लेकिन स्पीड जो है वो लिमिटेड है रिवर्स में, 20 किलोमीटर पर आवर से आगे नहीं जाएगी। 2021 वो पोलो है जिसमें सेम इंजन है 1 लीटर, बट वो मैनुअल है, और उसकी बात कभी और करेंगे उसकी। तो खैर अभी हम इतना ही पीछे जा सकते हैं, ज़्यादा पीछे जा रहे हैं हम। सबसे पहली चीज़, इंजन जो है वो आपको 117 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देता है। और ये सब आपको 6 स्पीड का जो ये मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसके साथ में, टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ में जो है वो व्हील्स तक जाता है। अब यहाँ पे चीज़ क्या है कि भैया मैनुअल में ये इंजन हमने पोलो में भी चलाया है। इनफैक्ट मैंने इस पर्टिकुलर गाड़ी में भी डीलरशिप पे थोड़ी देर के लिए टेस्ट ड्राइव लिया था और वहाँ वो इंजन मुझे ठीक लग रहा था, बट ऑटोमेटिक के साथ में क्या है वो इंजन स्लो लगता है और फील करवाता है कि भैया थोड़ा सा आपके पास में पावर की कमी है इस पर्टिकुलर 1200 किलो की कार के हिसाब से। मैं आपको एक बार हल्का सा एक्सप्लोरेशन करके दिखाता हूँ एक स्टॉप से। यहाँ पे मैं गाड़ी रोक लेता हूँ और बेसिकली 2 मोड है आपके पास में, स्पोर्ट और डी, 2 मोड यहाँ पे। तो ये डी को ही अगर आप नीचे स्वाइप करोगे, नीचे ही पुश करोगे तो एस में चला जाएगा। ये आपको यहाँ से पता चलेगा S1 लिखा आ रहा है। अब चाहे आप S1 में पिक करो चाहे आप डी में पिक करो, ऑलमोस्ट सिमिलर सा जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिक करता हूँ मैं, तो ये देख पा रहे हो, मतलब थोड़ा सा वैसे ईजी सा पिक उसमें जो है होता है। अब मैं आपको यहाँ पे 70 से ऊपर जाके नहीं देख सकता हूँ अभी, बट आगे हम चलते हैं एक जगह जहाँ पे मैं थोड़ी सी हाई स्पीड जो है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि इंजन जो है वो 2200 RPM के आसपास जो है जाने के बाद उसमें हल्का फुल्का जो है एक जान जो है नज़र आती है। उससे पहले जस्ट वो गाड़ी यही स्ट्रगल करती रहती है कि 2200 RPM तक बस एक बार पहुँच जाऊँ, उसके बाद में जो है पावर मिलेगी। तो यहाँ पे काफ़ी स्लो सा जो है वो इंजन पर्टिकुलरली फील होता है। अब जब मैंने इनिशियली लोगों ने जब चलाई थी कुशाक, मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे थे और पढ़े थे, तब ऐसे लग रहा था कि इंजन एक्चुअली बिल्कुल भी कमज़ोर फील नहीं होने देगा। और मैंने भी जब मैनुअल चलाई थी तो मेरे को थोड़ा सा एहसास हुआ था कि हाँ ठीक है इंजन, बट वो सिर्फ मैनुअल में हो रहा है। अगर आप ऑटोमेटिक जो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर के साथ में जा रहे हो तो आप जो कहते हैं ना परफॉर्मेंस वगैरह तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ये चलाने में उतना मज़ा आपको नहीं आएगा। आई एम श्योर आपको ज़्यादा चलाने का मज़ा जो है वो भले इसकी डायनेमिक्स वगैरह के हिसाब से आ जाए, बट इंजन की वजह से नहीं आएगा। अगर आपको प्योर फन चाहिए चलाने वाला तो फिर आप 1.5 मैनुअल या 1.5 DSG के साथ में जाइए। वो अभी मैं 1.5 DSG जो है वो कैसा चल रहा है वो मैं अभी आपको चला के बता ही दूंगा। अभी हमारे पास में एक छोटा सा पैच है जहाँ पे हम थोड़ी सी तेज़ स्पीड कर सकते हैं, तो मैं वो करके आपको बताता हूँ। 100 की स्पीड जो है वो मैंने कर रहा हूँ, और गाड़ी जो है 100 पे भी स्टीयरिंग एक्चुअली इतना वेट नहीं पकड़ता है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंगली। ऐसा मतलब पोलो जो है वो हम उससे पहले चला रहे थे और वो काफ़ी बढ़िया फील होती है उस स्पीड पे, बट ये उतना स्टीयरिंग में वेट नहीं आता है उस स्पीड्स पे, जो कि थोड़ा सा वियर्ड है। और मतलब अब इंजन से भटकें क्या, मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप पहले बीच में गियर बॉक्स का भी बताता हूँ, उसके बाद राइड एंगलिंग बात है। तो गियर बॉक्स जो है वो फास्ट नहीं कहूँगा मैं कि भाई बहुत ही फास्ट शार्प ऐसा कुछ है, बट वो इतना स्लो भी नहीं है, डिसेंट जो है चेंजेस है, और ऑलमोस्ट हर बार सही गियर में रहने की कोशिश करता है। लेकिन इंजन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डल होने की वजह से वो इतना कुछ फील हो नहीं पाता है। हाई स्पीड था हुआ है, मतलब जब आप एक बार 2000 RPM 2200 RPM से ऊपर जा रहे हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ओवरटेक करने में दिक्कत आएगी। बस आपको फ्लोर पेडल टैप करो और 1-2 सेकेंड में गियर परफेक्टली जो है RPM को ऊपर ला के फिर आपको जो है ओवरटेक करवा देगा। तो
थोड़ा सा ये ओरिएंटेड है सिटीविटी के हिसाब से, और वहाँ पे बात आ जाती है कि भैया जब इतना ओरिएंटेशन दिया ही है तो क्या फ्यूल एफिशिएंसी फिगर देता है। टर्बोचार्ज इंजन है, फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से क्या होता है कि आप अगर थोड़ा सा आराम से चलाते हो तो अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंसी फिगर दे देगा। लेट्स से अगर आप आराम से 100 या 95 पे क्रूज़ करना चाहते हो हाईवेज़ पे, तो ये आपको अराउंड 17-18 की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर दे देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बहुत भी ड्राइव करते हो और क्विकली ओवरटेक्स वगैरह करते हो फ्रीक्वेंटली, तो ये फिर आपको जो है 15 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर देगा। बट अगर आप शहर में वो हरकतें रखते हो कि ये एकदम क्विकली ओवरटेक, एकदम रेड लाइट से फास्ट निकलना कोशिश करना है, उतना तो फास्ट निकाल नहीं पाता पर कोशिश करना, तो वहाँ पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी फिगर ड्रॉप होके 9 के आसपास का बच जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा आराम से चला लेते हो, कंट्रोल रख लेते हो अपने आप पे, तो आपको ये शहर में भी 10-11 की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर दे देना चाहिए। 1.5 की क्या होगी वो 1.5 चलाते हुए बात कर लेंगे। उसके बाद में बात आती है कोई और तरीके की NVH वगैरह। वेल, गियर बॉक्स और इंजन से NVH के मामले में नॉइज़ ज़्यादा है, बट वाइब्रेशन जैसा कुछ नहीं है। हार्शनेस और नॉइज़ जो है वो थोड़ी सी फील होती है, बट ऐसा कुछ एक्सट्रीम नहीं है। बस फॉक्सवैगन के जनरल पेट्रोल इंजन जितनी आवाज़ करते हैं उतनी आवाज़ ये करता है। फिर बात आती है राइड और हैंडलिंग की। अब राइड के मामले में क्या है कि सस्पेंशंस जो है वो, मतलब आप ये कह लो कि सस्पेंशंस थोड़े से बेटर हो गए हैं बाकी फॉक्सवैगन्स वगैरह के हिसाब से देखते हुए। थोड़े से कम आवाज़ वो करते हैं, इंडिया की सड़कों के हिसाब से थोड़े से अडेप्ट हुए हैं। हालांकि इस सेगमेंट में अगर आप बात करो तो कुछ और गाड़ियां हैं जिनके सस्पेंशंस बेटर हैं। फॉर एग्जांपल क्रेटा भी हल्की फुल्की सस्पेंशन के मामले में बेटर लगती है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग बट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। वहाँ पे सस्पेंशन थोड़े अच्छे फील होते हैं, वो कुछ गड्ढे थोड़े बेहतर हैंडल करती है। बट एक बार की जब शार्प बम्प आते हैं, चाहे क्रेटा हो चाहे स्कोडा हो, ये दोनों ही आवाज़ करती है सस्पेंशन अंदर, और वो शॉक जो है वो भी अंदर भेज देते हैं। फिर बात आती है गाड़ी जो है उसकी हैंडलिंग कैसी है। हैंडलिंग के मामले में गाड़ी जो है वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है वो पर्टिकुलर स्टीयरिंग फीडबैक से भी आता है, जिस तरीके से स्टीयरिंग का फीडबैक मिलता है। साथ ही में आपको मतलब वो जो कहते हैं ना कि कॉर्नर्स पे भी, अराउंड द कॉर्नर्स भी आपको कितना टर्न करना है। ओवरस्टीयर अंडरस्टीयर जो है वो ये नहीं कहूँगा बहुत ही शार्प और एकदम करेक्ट आ रहा है, बट फिर भी इतना कुछ ज़्यादा करेक्शंस आपको नहीं करने पड़ते हैं अगर आप थोड़े बहुत भी कॉन्फिडेंट होते हो तो। और रही बात ये कि मतलब स्टीयरिंग का ओवरऑल वेट वगैरह, तो ये एक चीज़ ज़रूरत है कि स्लो स्पीड पे काफ़ी लाइट है, पार्किंग वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छा खासा वेट पकड़ ले 120 की स्पीड पे, वो नहीं होता है। एक्चुअली मैं काफ़ी सरप्राइज रहा, क्योंकि मैं पोलो से एकदम से इस पर जब स्विच हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पोलो में ठीक ठाक वजन है स्टीयरिंग में 100 की स्पीड पे, वो इसमें नहीं है। मैं आपको एक हल्का सा डेमो देता हूँ। ओके जनाब, रॉन्ग साइड आ गया, वरना मैं थोड़ा सा आपको डेमो देता कि टर्न पे कैसी फील होती है। आई विल ट्राई अगेन। तो यहाँ पे मतलब मोस्टली आप देख पा रहे हो मेरे कैलकुलेशंस जो हैं वो थोड़े से ही आगे पीछे हो सकते हैं, बट मोस्टली मेरे को पता चल पा रहा है कि इतनी गाड़ी कहाँ जाएगी। तो हैंडलिंग वगैरह अच्छी है, नॉट स्कोडा लेवल, बट बाकी सेगमेंट से, बाकी गाड़ियों से अच्छी। इस जस्ट के स्टीयरिंग में थोड़ा बहुत वेट, प्रॉब्ली स्पोर्ट मोड में जब मैं चला रहा हूँ तब थोड़ा सा वजन आ जाता है यार, कुछ तो ऐसा मोड, स्टीयरिंग मोड वगैरह कुछ तो होता, बट वो नहीं है। बाकी फिर बात रही चीज़ों की, छोटी मोटी चीज़ें, एसी परफॉर्मेंस वगैरह। हाँ, एक एसी वाली चीज़ मेरे को बढ़िया जी, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने खोज निकाली है। तो बेसिकली क्या है कि व्हेन यू रेव इट हार्ड, फॉर लेट्स से मैं इसको मैनुअल में लेता हूँ, फर्स्ट में आ गया। यहाँ पे मेरा एसी जो है उसकी करंट सेटिंग ये 16 पे वो है, और ऑटो पे मैं कर देता हूँ। I'll put it on 22, ठीक है, और अब ऑटो पे है। अब मैं इसको रेव करता हूँ। अब मैं अगर इसको होल्ड करके रखूँ तो होता क्या है, ऐसे लगता है कि एसी की पावर कट गई है। एसी जो है कूलिंग करना बंद, कंप्रेसर जो है कूलिंग करना बंद करता है अगर आप हायर आरपीएम में रहते हो। सेम चीज़ एक और सिचुएशन में होती है। इट्स सेफ टू टेक ए हॉल्ट हियर। एक और सिचुएशन में होती है, मैंने न्यूट्रल किया और जब मैं रेव कर रहा हूँ तो 4000 आरपीएम पे जो है कट हो जाता है रेव्स, और एसी जो है काम करना बंद कर देता है, कंप्रेसर काम करना बंद करता है। धीरे धीरे स्लोली और आपको मॉइस्चर की स्मेल आने लग जाती है। और पता नहीं क्यों जब भी हायर आरपीएम पे जाता है एसी, और एसी वहाँ पे कट ऑफ हो जाता है। ये बाकी गाड़ियों में होता है नहीं होता, आई डोंट नो रियली, बट फील कभी नहीं होता है। यहाँ पे फील होता है ये, और वो काफ़ी वियर्ड है। और एसी उतना भी ज़बरदस्त कूलिंग नहीं कर पाता है, बट मुझे नहीं लगता है, अपार्ट फ्रॉम वो राजस्थान दिल्ली की भीषण गर्मी जो कि अभी पड़ रही है, एक्चुअली 43-44 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, उसके अलावा कभी वो इतना कुछ खास परेशान नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में आपको एसी से कहीं कोई शिकायत होगी नहीं।
टर्निंग रेडियस वगैरह ठीक है गाड़ी की। अब एक चीज़ बचती है अपनी ब्रेकिंग, वो मैं आपको करके बताता हूँ। एक्चुअली ब्रेकिंग और 1.5 और 1 लीटर जो है उनका एक कंपैरिजन सा मैं डालता हूँ, थोड़ा सा काइंड ऑफ जो कहते हैं ना फास्ट रेस टाइप का, 0 to 100 टाइप का कंपैरिजन जो है वो मैं GBHP पे डाल देता हूँ। तो वो आप यहाँ आई बटन में जो वीडियो है उस पर देख सकते हैं, वहाँ ज़्यादा आपको ब्रेकिंग और उसका अंदाज़ा जो है वो लग पाएगा। अभी चलते हैं 1.5 लीटर जो है उसकी बात करने, कि वो कैसा फील होता है, बिकॉज वो ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा रिलैक्स्ड फील जो है वो होना चाहिए। अब चलाते हैं 1.5 DSG, थोड़ा सा AC जो है उसको सेटल कर देते हैं। ओके, तो अब चलाते हैं 1.5 DSG, जो कि एक्चुअली देता है आपको 148 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क। ये एक कमाल के पावर फिगर्स है इस वेट की गाड़ी के साथ में, तो ये डेफिनेटली बेटर होना चाहिए। बट कितना बेटर है, क्या कुछ है, वो बात करते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने बंद कर दिया है, अगर उससे कुछ फ़र्क पड़ता हो तो। ओके, इंस्टेंटली फील्स बेटर। यहाँ पे हमें 70 की अलाउड स्पीड है, तो हमने वो चला ली है। और ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है 1.5, वो एक्चुअली थोड़ा सा बेहतर ब्रेकिंग में भी है और थोड़ा सा बेहतर इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन। ओवरऑल हल्का फुल्का थोड़ा बेहतर फील होता है। क्यों होता है? प्रॉब्ली हल्का सा जो एक्स्ट्रा वेट है इंजन का, शायद उस वजह से होता है। उसके अलावा फोक्सवैगन ने या स्कोडा ने, मतलब बेसिकली उस ग्रुप ने ऐसा कुछ बड़ा चीज़ उसमें आई डोंट थिंक सो की होगी। बट डेफिनेटली ये इंजन ज़्यादा लॉजिकल है उन लोगों के लिए जो हल्की फुल्की भी परफॉर्मेंस साइड में देख रहे हैं, जिनको चाहिए कि भैया थोड़ी सी तो गाड़ी में परफॉर्मेंस जो है वो होनी चाहिए। और पता नहीं क्यों इसमें ये पर्टिकुलर मतलब ऐसे कार जो है वो बनी हुई आ जा रही है। एक तो ये प्री प्रोडक्शन यूनिट है 1.5, जो अभी ARAI से सर्टिफिकेशन भी नहीं मिला है, तो इसमें अगर कुछ ग्लिच आता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, तो मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता हूँ कि ये ग्लिचेस आ रहे हैं। बट इंजन के मामले में काफ़ी सही है। गियर बॉक्स से स्टार्ट करते हैं, तो जो 7 स्पीड का DSG है ये काफ़ी इनफेमस है अपनी इश्यूज़ की वजह से, जो कि इंडिया में ब्रेकडाउन वगैरह का है। ओनरशिप थ्रेड भर रखे हैं, आप पढ़ो कहीं फेसबुक पे, कई लोगों को इसमें इश्यूज़ आए हैं। बट एट द सेम टाइम एंथुसियास्ट का फेवरेट गियरबॉक्स जो है ये रहा है, और काफ़ी बढ़िया काम जो है ये गियरबॉक्स करता है। अब सीन क्या है कि पिकअप वगैरह में तो उतनी फास्ट नहीं है, ये थोड़ा सा स्लो ही पिक करती है। लेकिन आप मतलब अगर आप 0 to 100 या ड्रैग रेस वगैरह कर रहे हो तब स्लो पिकअप करती है। बट आपके शहर में जो गो टू गो मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, रेगुलर सिनेरियोज होते हैं, उस वक्त मुझे नहीं लगता आपको कभी भी ये फील होगा इस इंजन में बिल्कुल पावर नहीं है। चाहे आप गाड़ी में 5 लोग बैठे हों, चाहे 4 लोग बैठे हों, चाहे अकेले बैठे हों। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ आके गाड़ी रोकी, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया रुकती है गाड़ी है, उस वाले इंजन के मुकाबले बेटर है। और ट्रैफिक हमारी लाइट हटी, लेट्स स्टार्ट। ओ, इसमें ना इस इंजन में भी जो कहते हैं ना टर्बो लैग तो अच्छा खासा है। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, ये थोड़ी सी खाली रोड है हमारे लिए, तो मैंने यहाँ गाड़ी रोकी और मैं ये रोका। एक चीज़, ओके, एक बार 2800 RPM से ऊपर जाने के बाद तो फ्लाई करती है तुरंत जो है ट्रिपल डी स्पीड्स भी बहुत फास्ट कर लेगी। इंजन में अगर आप आवाज़ सुन नहीं पा रहे होंगे तो आपको पता होगा NVH उतना कुछ शानदार नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिफाइनमेंट और हार्शनेस ये वाला 1 लीटर से बेहतर है। काफ़ी रिलैक्स ये फील होता है, आप टैप करो पावर आपको मिल जाती है। मोस्टली ज़्यादा बेटर जो पिकअप है इसका हर गियर्स में, और साथ ही में ऑलमोस्ट हर बार गियर बॉक्स जो है सही गियर में भी रहता है, तो वो भी सिनेरियोज हैं। ओवरऑल अगर आप एंथुसियास्ट वगैरह के हिसाब से देख रहे हैं तो नो डाउट दिस इज द इंजन दैट यू शुड बाय। गियर बॉक्स ये आपको बाय करना नहीं करना वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप सिटी में ज़्यादा चला रहे हो तो ऑटोमेटिक खरीदिए, अदरवाइज मैनुअल के साथ में जो मज़ा है इन गाड़ियों को चलाने का वो अलग ही है। हालांकि मैनुअल मैंने अभी तक चलाया नहीं है, बट जब चलाऊंगा तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए। फ्यूल एफिशिएंसी समथिंग दैट विल ड्रॉप, क्योंकि इंजन जो है कुछ इस तरीके का है कि आप मोस्टली आप चलाएंगे भी वैसे ही, और फिर फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपको उतना बढ़िया मिल नहीं सकती है। बट स्टिल अगर आप सडनली चलाते हो तो आई एम श्योर जो 1 लीटर इंजन है, मतलब 2-3 लोग बैठ रहे हैं रेगुलरली, तो जो आप 1 लीटर इंजन है उससे थोड़ी 1 to 2 kmpl कम कर लो, उतनी फ्यूल एफिशिएंसी निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लीटर से निकाल रहे हो शहर में 11 के आसपास, अगर आप ड्राइविंग हैबिट से, तो इससे प्रॉब्ली 10 के आसपास निकाल लोगे, विच इज़ पॉसिबल। अगर आप आराम से चलाते हो तो 9-10 की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर पॉसिबल है। हाईवेज पे इससे फ्यूल एफिशिएंसी फिगर जो है वो 15 to 16 की पॉसिबल है।
आराम से चलाना है बशर्ते, और अगर आप मेंटेन कर लेते हो 80-85 पे अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो चलाने में, तो डेफिनेटली ये 17 प्लस फ्यूल एफिशिएंसी फिगर आपको पेट्रोल में निकाल के दे देगा। बस यही है आप कितना कंट्रोल कर पाते हो। एक चीज़ जो इसके बारे में है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है वो ये कि क्योंकि ये इंजन यहाँ नहीं बनेगा, असेंबल होगा, गियर बॉक्स भी बाहर से आएगा और काफ़ी सारे पार्ट हैं जो कि बेसिकली इंपोर्टेड होंगे इस पर्टिकुलर इंजन के लिए, तो मेंटेनेंस जो है वो आपकी ज़्यादा होने वाली है। मेंटेनेंस ज़्यादा होने से मेरा सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सर रेगुलर सर्विसेज में फ़र्क आएगा, उसमें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम होगी अगर आपकी गाड़ी में कुछ इशू आ जाता है तो वहाँ पे आपको भारी बिल जो है वो पे करने पड़ सकते हैं। तो आप जो परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ ले रहे हैं, ओके ब्रेकिंग एक्चुअली अच्छी है इसकी, तो जो परफॉर्मेंस वगैरह आप यहाँ पे ले रहे हैं वो परफॉर्मेंस फिर आपको उस तरीके से थोड़ा बहुत पे भी करना पड़ सकता है अगर आप ब्रेक डाउन वगैरह इसका कर देते हैं। तो ये एक हमेशा से बना ही रहा है स्कोडा के लिए, बट स्टिल रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह जो है वो अच्छी है। और क्योंकि नए वारंटी पैकेजेस स्कोडा ने दिए हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप कुशाक खरीद रहे हैं तो जो नए वारंटी पैकेजेस उसमें सबसे बेहतर, जो सबसे ज़्यादा वारंटी प्रोवाइड कर रहा है वो पैकेज आप ले लीजिए, और जो है उससे बेहतर आपके लिए क्या होगा। फ़िलहाल ये MID जो है यहाँ पे स्टक हो गई है, तो आई डोंट नो इसका क्या किया जा सकता है। मुझे इसमें व्हीकल का डेटा दिखेगा, ड्राइविंग डेटा दिख रहा है, बट मुझे एग्जैक्ट गियर नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे ये देखना है कि ये गाड़ी सेकंड गियर में पिकअप कर लेती है नहीं करती है। स्नो के लिए यूजुअली ऐसा मोड दिया तो जाता है, बट क्योंकि अभी ये दिखा ही नहीं रहा है गियर, तो मैं क्या बताऊँ आपको ये करती है नहीं करती है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें और गाड़ी के बारे में, AC जो है वो अच्छा काम करता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद AC। और मतलब ये एक रिफ्लेक्शन इसका जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है कुछ इस जगह से, ये यहाँ गिरता है, लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टिंग अगर आपको लग रहा हो तो। बाकी ये फ़ोन से टच हो जाता है मेरे, तो बेसिकली ये देख रहे हो ये फ़ोन से काम करने लग जाता है तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। ख़राब सड़कों पे थोड़ा सा मैं चला के देख रहा हूँ, और सरप्राइजिंगली सस्पेंशन अच्छे हैं। इस पर तो मैं कुदाने की ट्राई नहीं करना हूँ क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा है कुछ, बट सस्पेंशन अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही कोई शार्प या बड़ा बम्प आता है फिर इंजन और सस्पेंशन की आवाज़ें जो है वो अंदर आने लग जाती है, होती हुई दिखेगी। ये अगर आप मुझसे पूछें, ओके देखा आपने, ये सस्पेंशंस कुछ और सेगमेंट की गाड़ी बेहतर हैंडल कर सकती है। यहाँ पे ख़राब एकदम शार्प सस्पेंशन में गाड़ी पूरी हिल सी जाती है। तो ये सब कुछ है स्कोडा कुशाक के बारे में। 1.5 लीटर वाले इंजन के साथ में वीडियो एंड कर देते हैं। मेरा क्या कंक्लूजन उसकी बात करते हैं। देखो, देयर इज़ नो डाउट कि स्कोडा की क्वालिटी के हिसाब से रिडक्शन तो हुआ है। यहाँ पे वो क्वालिटी नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि स्कोडा है, बढ़िया क्वालिटी है। और अगर आप 1.5 ऑटोमेटिक सोच रहे हैं तो भैया आपने गलती कर दी। कारोक आ रही थी वो ले लेते हैं, टीरोक आ रही थी वो ले लेते हैं, आप हो गए लेट, क्योंकि वो अब लाएंगे नहीं, लाएंगे तो प्राइस बढ़ा के लाएंगे। इसी प्राइस में आपको लेनी पड़ेगी स्कोडा कुशाक 1.5 DSG अगर आपको लेनी है तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है उसकी, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन क्वालिटी, उतनी सेफ्टी फीचर्स भी नहीं मिलते हैं। हालांकि ऑलरेडी गाड़ी जो है अपने सेगमेंट में काफ़ी सेफ फील होती है, और स्कोडा को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ग्लोबल एनकैप में अगर क्रैश टेस्ट होता है तो हम जो है बहुत ही बढ़िया फ्लाइंग कलर्स के साथ में जो है वहाँ से निकलेंगे। तो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हुई है, स्टिल इट्स एट पार द सेगमेंट। सेफ्टी के मामले में स्कोडा का कॉन्फिडेंस कह रहा है कि काफ़ी बढ़िया है। रही बात मेंटेनेंस के मामले में, तो स्कोडा का एश्योरेंस तगड़ा लग रहा है कि हाँ उन्होंने काफ़ी बढ़िया वारंटी पैकेज वगैरह सब बना के दिए हैं। अब कैसा काम करता है चीज़ें वो बात की बात है। अभी तो हम खुद जो प्रोडक्शन प्रॉपर प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट तो था नहीं, तो आपने छोटे मोटे ग्लिचेस देखे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह में आ रहे थे, तो क्या अभी मतलब उसमें अभी कुछ कमेंट नहीं किया था, वो तो 5-6-10 महीने बाद में ही कमेंट करा जाएगा। और फिर जो बात आती है वो आती है ओवरऑल फील। तो गाड़ी की फील मैच्योर है, सब कुछ जैसे अच्छा फील होता है, इंजन्स वगैरह काफ़ी अच्छे फील होते हैं। मेरे ख्याल से स्कोडा को प्राइसिंग थोड़ी और एग्रेसिव रखनी चाहिए थी अगर उनको अपना इंडिया का गेम स्ट्रॉन्ग रखना था। तो अब कैसा रिस्पॉन्स आएगा ये लोगों पे डिपेंड करता है, बट मैंने डीलरशिप पे जाके देखा है, स्कोडा की डीलरशिप पे इतनी भीड़ कभी नहीं दिखी जितनी कुशाक के बाद में दिख रही है। आपको अगर डिटेल में कुछ कंसल्टेशन या ऐसा कुछ चाहिए तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो यूट्यूब कमेंट खुला है भैया, मैं हूँ, लोग हैं, आप हैं, सब हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थोड़ी सी लेट आई उस वीडियोज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगली वीडियो के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।